हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 इंग्लिश का सेशन एंडिंग एग्जाम का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। आपके पेपर का सबसे पहला पार्ट है रीडिंग सेक्शन। इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको पैसेज गिवन है, पैसेज को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर क्वेश्चन के आंसर आपको पैसेज के अंदर से करने हैं। An environmental effect of global warming is the fact that higher temperature will lead to a change in the water cycle। अब आपको यहाँ पे कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग का जो environmental effect है, इसके अंदर एक फैक्ट ये भी है कि हायर टेम्परेचर की वजह से वाटर साइकिल के अंदर चेंज आएगा। Some places may experience more rain. Warmer temperature will cause a greater amount of evaporation from lakes, rivers and ocean। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है और वार्मर टेम्परेचर के कारण लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस का इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। इन सम एरियाज दिस कुड बी गुड एंड इन अदर्स इट कुड बी कंसिडर्ड बैड। देखिए, वार्मर टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेशन बढ़ेगा और ये कुछ जगहों के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन कुछ जगह के लिए बुरा होगा। इन नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ रेन कुड एक्चुअली एक्सटेंड द ग्रोइंग सीजन ऑफ क्रॉप्स। देखिए, यूनाइटेड स्टेट का जो नॉर्दर्न रीजन है, इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ने से और अमाउंट ऑफ रेन बढ़ने से जो क्रॉप्स का ग्रोइंग सीजन होता है वो भी बढ़ जाएगा। दिस वुड इन टर्न मीन मोर मनी फॉर फार्मर्स इन द नॉर्दर्न रीजन। तो देखिए, जो नॉर्दर्न रीजन के फार्मर है, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जब क्रॉप्स बढ़ेंगी तो इनको फिर अर्निंग भी ज़्यादा होगी। इट कुड ऑल्सो हर्ट सम फार्मर्स। टू मच रेन इज बैड फॉर सम क्रॉप। देखिए, ज़्यादा रेनफॉल कुछ फार्मर्स को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जिनको ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। अगर ज़्यादा बारिश होगी तो उन फसलों को नुकसान पहुंचेगा। Certain areas will actually get less rain which would lead to more droughts and have a negative impact on crops। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुछ जगह पे बारिश बहुत कम होगी, इस वजह से सूखा पड़ेगा और इसकी वजह से जो फसलें उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। वार्म एंड वेट वेदर इज यूजुअली अ फैक्टर दैट प्रमोट्स ट्रॉपिकल स्टॉर्म। देखिए बच्चों, आपने ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स के बारे में ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा। ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स उन स्टॉर्म को कहा जाता है जो कि ट्रॉपिकल जोन के अंदर डेवलप होते हैं। अब उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमारे सामने क्या है, ये अर्थ है, 0 डिग्री इक्वेटर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ के ऊपर है। तो इसके जो बीच वाला एरिया है उसे कहा जाता है ट्रॉपिकल जोन, और इस ट्रॉपिकल जोन के अंदर जो स्टॉर्म्स डेवलप होते हैं उन्हें कहा जाता है ट्रॉपिकल स्टॉर्म। और इन स्टॉर्म को डेवलप होने की जो सबसे फेवरेबल कंडीशन होती है वो होती है वार्म एंड वेट वेदर। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग वुड लीड टू अ ट्रॉपिकल स्टॉर्म अपीयरिंग विद ग्रेट फ्रीक्वेंसी। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ट्रॉपिकल जोन के जो स्टॉर्म्स हैं वो फ्रीक्वेंटली आना स्टार्ट हो जाएंगे। More rain will also force plant life to adjust. Forest and plant life migrate naturally, but scientists say that global warming would cause them to migrate at a much faster rate। तो देखिए, ज़्यादा बारिश की वजह से प्लांट लाइफ को एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए, जो फॉरेस्ट है, प्लांट लाइफ है, वो नेचुरली तो माइग्रेट करती है, लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ये जो माइग्रेशन है वो ज़्यादा फास्ट रेट पे स्टार्ट हो जाएगा। द एनवायरमेंटल मीडिया सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फाउंड दैट ग्रीन हाउस इफेक्ट कुड ड्राइव ग्लोबल टेम्परेचर अप एज मच एज 6 डिग्रीज बाय द ईयर 2100 एंड इंक्रीज इन हीट कंपेरेबल टू द 10 डिग्री वार्मिंग दैट एंडेड द लास्ट आइस एज। द एनवायरमेंटल मीडिया सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन ने पता लगाया है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो हमारा अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर है वो 2100 तक 6 डिग्रीज तक बढ़ जाएगा, जो कि लास्ट आइस एज था। आइस एज के अंदर क्या हुआ था बच्चों की, जो अर्थ का टेम्परेचर था वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था, अर्थ के अंदर बर्फ जमना स्टार्ट हो गई थी। तो आइस एज को ख़त्म करने के लिए जो टेम्परेचर था उसके बराबर हमारे जो आने वाला टाइम है 2100 तक इतना ज़्यादा हीट बढ़ जाएगी। Global warming will not just make sea level rise, it will also affect northward और southward because waters are warmer। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से ना केवल सी लेवल बढ़ेगा, बल्कि जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वो भी गर्म हो जाएंगे, क्योंकि जो वाटर है वो गर्म हो रहा है। द वार्म वाटर वुड मेक देम थिंक दैट दे वर इन देयर नेचुरल हैबिटेट व्हेन दे वर एक्चुअली माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द पोल्स। फूड वुड बी स्कैर्स इन देयर न्यू हैबिटेट। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हाई टेम्परेचर हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है और वार्म वाटर हो रहा है, और ये वार्म वाटर दोनों पोल्स पे इफेक्ट डाल रहा है, नॉर्थ पोल पे भी डाल रहा है और साउथ पोल पे डाल रहा है। तो ये जो स्पीसीज वार्म वाटर के अंदर रहने वाले हैं उन्हें लग रहा है कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर हैं, लेकिन क्लाइमेट इस तरीके से चेंज हो रहा है कि वो धीरे धीरे टुवर्ड्स पोल माइग्रेट हो रही है, और जो उनका न्यू हैबिटेट होगा वहाँ पर उनको फूड की स्कैसिटी होने वाली है। अब जो हमने पैसेज पढ़ा है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर करेंगे। कंप्लीट द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। द चेंज इन वाटर साइकिल इज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। सम फार्मर्स आर अफेक्टेड और हर्ट बिकॉज टू मच रेन इज बैड फॉर सम क्रॉप्स। ग्लोबल वार्मिंग विल नॉट जस्ट मेक सी लेवल्स राइज, इट विल ऑल्सो अफेक्ट नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड। In the northern US, the farmers earn more because an increase in the temperature and amount of rain extend the growing season of crops.
Global warming can lead to tropical storms appearing with great frequency. More rain will force plant life to adjust. अगला क्वेश्चन है, What is the observation of the Environmental Media Services Organization? तो इसका आंसर होगा, The Environmental Media Services Organization has found that greenhouse effect could drive global temperature up as much as 6 degrees by the year 2100, an increase in heat comparable to the 10-degree warming that ended the last ice age. अगला क्वेश्चन है, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द फॉलोइंग। अब आपके सामने यहाँ पे मीनिंग दे रखा है, आपको पैसेज में इसके लिए वर्ड बताना है। द नेचुरल एनवायरमेंट इन विच वन लीव्स, तो इसका वर्ड होगा हैबिटेट। और अगला मीनिंग है अ लॉन्ग पीरियड विदाउट रेन, तो इसका होगा ड्राउट। अगला क्वेश्चन है, रीड द एडवर्टीजमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। तो आपके सामने यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट दे रखा है, इसको पढ़ के आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आपके सामने एक ब्रांड दे रखी है वेलपोर्ट्स, एस्टेब्लिश्ड 1947, ऑनलाइन आउटलेट, सेल 4 days and Sunday 18 July 2010, extra 40 to 75% off, already reduced male clothing, shirts, jackets, trouser, leather belts, 7% GST included in final prices. Prices online reflect discount, exclude well-bought outlet store. Sales items are not exchangeable or refundable. Delivery island wide. Delivery charges apply. अब आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन विच ईयर डिड वालपोर्ट स्टार्ट इट्स बिजनेस? 1947, 1974, 2000, 2010। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर है एस्टेब्लिश्ड इन 1947, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1947। व्हाट डज वालपोर्ट सेल? क्लोथिंग फॉर मैन, क्लोथिंग फॉर इन्फेंट्स, क्लोथिंग फॉर विमेन, क्लोथिंग फॉर चिल्ड्रन। तो देखिए यहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा, ऑलरेडी रिड्यूस मेल क्लोथिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोथिंग फॉर मैन। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डज द सेल स्टार्ट? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेल कब स्टार्ट हुई थी, 4 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई या फिर 18 जुलाई। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 days की सेल थी और वो खत्म हो रही है 18 जुलाई को। मतलब कि सेल कब स्टार्ट हुई थी? 14, then 15, 16, 17। तो मतलब ये 4 days ये हो गए। इसका मतलब ये है कि सेल स्टार्ट हुई थी 14 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, वेयर डज वन हैव टू शॉप टू एंजॉय द डिस्काउंट? डिस्काउंट लेने के लिए कहाँ पे खरीदारी करनी होगी? ऑल आउटलेट स्टोर्स, ऑनलाइन आउटलेट ओनली, सिलेक्टेड आउटलेट स्टोर्स, ऑनलाइन आउटलेट एंड अदर आउटलेट स्टोर्स। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइसेस ऑनलाइन रिफ्लेक्ट डिस्काउंट। तो मतलब कि जो कि ऑनलाइन आउटलेट है वहाँ पे परचेस करने पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सेल्स आइटम्स? सेल्स आइटम्स के बारे में कौन से स्टेटमेंट ट्रू है? दे आर रिफंडेबल, दे आर एक्सचेंजेबल, दे आर रिफंडेबल एंड एक्सचेंजेबल, दे आर नॉट रिफंडेबल एंड एक्सचेंजेबल। तो देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पे दिखेगा, सेल्स आइटम्स आर नॉट एक्सचेंजेबल और रिफंडेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दे आर नॉट रिफंडेबल एंड एक्सचेंजेबल। आपके पेपर का अगला पार्ट है राइटिंग सेक्शन। इसके अंदर आपसे क्वेश्चन दिया गया है, टेकिंग हेल्प फ्रॉम द इनपुट गिवन बिलो राइट अ स्टोरी इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल एंड राइट द मोरल ऑफ द स्टोरी। अब आपको यहाँ पे स्टोरी का हिंट दे रखा है, हिंट को यूज करके आपको स्टोरी लिखनी है, आपको उसका टाइटल भी लिखना है और मोरल ऑफ द स्टोरी लिखनी है। तो आपको हिंट दे रखा है, एन ओल्ड फार्मर, 4 sons, always quarrel, calls them, gives a bundle of sticks, asks to break it, none could break, asks them to unite, ईच ब्रेक इजीली। देखिए आपके सामने यहाँ पे जो हिंट दे रखा है वो प्रेजेंट टेंस में दे रखा है, लेकिन आपको स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस के अंदर लिखनी है। तो सबसे पहले हम स्टोरी का टाइटल लिखेंगे, द फार्मर एंड हिज सन्स। अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वाज एन ओल्ड फार्मर, ही हैड 4 sons, दे ऑलवेज क्वेरल विद वन अनदर, ही एडवाइज्ड देम नॉट टू क्वेरल बट ऑल इन वेन। One day the farmer was very ill, he called his sons together, he gave them a bundle of sticks, he asked them to break it, no one could break it. He asked them to unite the bundle, then the farmer asked the son to break the sticks. They easily broke the sticks one by one. Now the farmer said to his sons, if you live united like the bundle of the sticks, no one can harm you. If you quarrel, anyone can harm you. His sons learnt a lesson, they never quarrel again. The farmer was happy, और इसका मोरल हो जाएगा, unity is strength. सो इस तरीके से आपको हिंट की हेल्प से स्टोरी राइटिंग करनी है। अगला क्वेश्चन है, यू आर प्रवीण ऑफ 23 सिविल लाइन्स लखनऊ, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ भारत टाइम्स लखनऊ अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यू कैन यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब आपको यहाँ पर लेटर टू द एडिटर दे रखा है भारत टाइम्स लखनऊ के, और आपका जो टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखे हैं, इरेगुलर एंड इरेक्टिक सप्लाई, इफेक्ट्स वाटर सप्लाई, डार्क स्ट्रीट्स, इनवाइट एक्सीडेंट। तो इन पॉइंट्स की हेल्प से आपको लेटर लिखना है, और आपका नाम दे रखा है प्रवीण और एड्रेस दे रखा है 23 सिविल लाइन्स लखनऊ। तो इस तरीके से हम लेटर लिखेंगे। सबसे पहले आप एड्रेस लिखेंगे खुद का, 23 सिविल लाइन्स लखनऊ, उसके बाद में डेट लिखेंगे 7 मार्च 2024, द एडिटर भारत टाइम्स लखनऊ। आपका सब्जेक्ट होगा रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डियर सर प्लीज परमिट मी सम स्पेस इन योर न्यूज़पेपर, आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लखनऊ।
The lack of electricity supply is causing much trouble to this city. The supply we get is not only short but also highly irregular. We don't know about the hours of cut. It has also affected the supply of water. If there is no light in the morning, there is no water either. The local water board also depends on the supply of electricity. Streets are dark in the night. It causes accidents. The students cannot study well. I wish to make an urgent appeal to every person concerned to help. Thank you. Yours sincerely, Praveen. तो इस तरीके से आपको लेटर टू द एडिटर लिखना है। आपके पेपर का अगला पार्ट है ग्रामर सेक्शन। इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिल द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फ्रेज। अब आपका फ्रेज वाला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, आई सॉ थिक ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई एंड इट सून स्टार्टेड रेनिंग हैविली। अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा फ्रेज आएगा, श्योर इनफ या फिर सीरियस इनफ। तो देखिए सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड कीजिए क्या लिखा हुआ है। आई सॉ थिक ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, मतलब उसने आसमान में काले बादल देखे और बहुत ही जल्दी बारिश स्टार्ट हो गई। तो देखिए ये इवेंट देख के आपको क्या पता चल रहा है कि जो भी इंसिडेंट है वो एक्चुअल में हो गया। तो यहाँ पर कौन सा फ्रेज आएगा, श्योर इनफ, मतलब जहाँ पे कोई भी चीज़ कन्फर्म है वहाँ पर श्योर इनफ फ्रेज आएगा। अगला क्वेश्चन है, द ब्लू अम्ब्रेला वॉज डैश फॉर द ब्रदर एंड सिस्टर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ब्लू अम्ब्रेला है वो भाई और बहन दोनों के लिए क्या है, बिग इनफ है या फिर ब्रेव इनफ है। तो इसका आंसर हो जाएगा द ब्लू अम्ब्रेला वॉज बिग इनफ फॉर द ब्रदर एंड सिस्टर। अगला क्वेश्चन है, रीअरेंज द वर्ड्स फ्रेजेस इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब आपके सामने यहाँ पर जंबल वर्ड दे रखे हैं, इनको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। आर ग्रेटिट्यूड टू शो वी हैव टू दैम, तो इसका आंसर होगा वी हैव टू शो आर ग्रेटिट्यूड टू दैम। अगला क्वेश्चन है, एज यू लिसन टू नोट डाउन पॉइंट्स इट इज इंपॉर्टेंट, तो इसका आंसर होगा इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन पॉइंट्स एज यू लिसन। अगला क्वेश्चन है, द टीचर सेड द विंड इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। अब आपके सामने यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। द टीचर सेड दैट द विंड वॉज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। द टीचर सेड दैट द विंड इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। द टीचर टोल्ड दैट द विंड इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। द टीचर टेल्स दैट द विंड वॉज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द टीचर सेड दैट द विंड इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। बच्चों आपके इंग्लिश के पेपर को हम 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। आज के पार्ट में हमने रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन किया। पार्ट 2 में हम इसका लिटरेचर पार्ट करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।